स्कूल लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी और यहाँ मौजूद सारे हमारे आर्मी के ऑफिशियल्स, कल से मैं इस सेंटर में मौजूद हूं। जो कुछ भी कल से मैंने देखा है और जवानों से जो बातचीत की है, सचमुच मैं अपने को अपराध बोध से ग्रसित महसूस कर रहा हूं। 5 वर्षों से अधिक का समय हो गया जब से मैंने रक्षा मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली है। मुझे बहुत पहले यहां आना चाहिए था। कुछ प्रेजेंटेशंस भी हमारे सामने हुए हैं। उन प्रेजेंटेशंस को देखने के बाद मैंने कुछ सुझाव भी दिए हैं। कुछ चीजें भी हमारे दिमाग में हैं कि इस सेंटर के इंप्रूवमेंट के लिए, इस सेंटर को एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है। यहां से जाने के बाद हमारे तीनों सर्विसेज के चीफ्स, सीडीएस, डिफेंस सेक्रेटरी, यही मैं अपने आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र जी द्विवेदी से कह रहा था कि एक बार इस संबंध में बैठना चाहिए और थॉरोली हम लोगों को विचार करना चाहिए। और कुछ ऐसे हमारे यक्स सर्विसमैन, उनके भी सुझाव लेने चाहिए। मैं सच कहना चाहता हूं कि बहुत सारे सेंटर्स पर मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन इस सेंटर पर आकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई है। और जो मैं कहूं कि मेरा सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, मेरा आत्मविश्वास का भाव बढ़ा है, तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा। मुझे प्रसन्नता जो हो रही है उसके प्रमुख रूप से 2 कारण हैं। पहला तो यही कि आप सभी यंग और डायनेमिक मिलिट्री ऑफिसर से मिलने का और बातचीत करने का अवसर मिल रहा है, और दूसरा यह कि इसी बहाने मुझे महू जैसी ऐतिहासिक भूमि का भी आने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि महू बाबा भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है, और मैं आज इस पुण्य भूमि से बाबा साहब को अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। अभी कल ही मैंने अंबेडकर नगर का दौरा किया। मुझे पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का भी सौभाग्य मिला, और मैं ये देख पा रहा था कि उस क्षेत्र में एक अलग प्रकार की एनर्जी और एक अलग ही वाइब्रेशन है। बाबा साहब न केवल संविधान निर्माता और एक इकोनॉमिस्ट थे, बल्कि वह हम सब के लिए एक दूरदर्शी मार्गदर्शक भी थे। वे हम सबके नेता थे, और यह एक कॉन्सिडेंसी है कि इस समय जब मैं आपके बीच यहाँ पर आया हूँ, तो उसके कुछ ही दिनों पहले तक हमने संसद में संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर एक विस्तृत चर्चा की है, और मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जो संविधान पर चर्चा संसद में प्रारंभ हुई थी, उसकी शुरुआत, उसकी ओपनिंग मैंने स्वयं ही की थी। जब इसे भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। साथियों, आप भी हमारी बात से सहमत होंगे कि संविधान के रूप में उन्होंने राष्ट्र को जो अनमोल उपहार दिया है, उसके लिए उन्हें युगों युगों तक याद किया जाएगा। और साथियों, हम सबका यह प्रयास होना चाहिए कि हम सब बाबा साहब से कुछ न कुछ सीखें। भारत सरकार भी लगातार इस बात के लिए कमिटेड है कि हम इस देश के लोगों को, विशेषकर युवा पीढ़ी को, बाबा साहब के दिए गए मूल्यों और आदर्शों से परिचित कराएं, और सरकार ने इसके लिए पंच तीर्थ का भी विकास किया है। और आप सब जानते हैं कि पंच तीर्थ के अंतर्गत 5 ऐसे स्थानों का विकास किया गया है सारे देश भर में, जो स्थान बाबा साहब के जीवन से, उनके क्रियाकलापों से संबंधित रहे हैं। सौभाग्य से महू भी उनमें से एक है। और हमारे ये सारे प्रयास सिर्फ इसलिए हैं ताकि यह देश बाबा साहब से कुछ सीख सके। उनका व्यक्तित्व इतना विशाल है कि उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, और एज ए मिलिट्री ऑफिसर भी बाबा साहब से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। देश भर से आप लोग यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं,
और मैं चाहता हूं अपनी ट्रेनिंग के अलावा आप उनके वैल्यूज को भी इंटरलाइज करते हुए यहां से जाएं। भले ही वह एक सामाजिक और राजनीतिक व्यक्तित्व थे, उनका सैन्य प्रशासन से डायरेक्टली कुछ खास लेना देना नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उनके पिताजी सेना में थे और सेना के संस्कार उन्हें विरासत में मिले थे। जो डेडिकेशन और स्पिरिट उनके व्यक्तित्व में झलकता था वह कहीं न कहीं एक मिलिट्री वर्च्यू ही है। और आप सबसे बेहतर भला और कौन जानेगा कि आर्म्ड फोर्सेज में डेडिकेशन और स्पिरिट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपका डेडिकेशन और स्पिरिट ही आपको इस बात के लिए प्रेरणा देती है जिससे आप अपने घर परिवार से मीलों दूर रहकर भी हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा एक रक्षा मंत्री के रूप में और एक नागरिक के रूप में भी मुझे यह जानकर और यह देखकर खुशी होती है कि सीमाई सुरक्षा के साथ साथ जब भी देश दुनिया में कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है, कोई आपदा आती है, तो हमारी सेना वहां फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में काम करने के लिए पहुंच जाती है। अभी कुछ समय पहले गुजरात की बात हो, केरल के वायनाड की बात हो, मणिपुर और उत्तराखंड की बात हो या इसी तरह के और स्थानों की बात हो, एचएडीआर एक्टिविटीज में हमारी सेनाएं हमेशा अग्रणी रही हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि विदेशों में भी हमारी सेना तुरंत मदद करने के लिए पहुंचती है। मैं समझता हूं यह हमारी भारतीय संस्कृति के सेवा परमो धर्म जैसे मूल्य हैं जिन्हें हमारी सेनाएं अपने कार्यों में परिलक्षित करती हैं। साथियों, राष्ट्र और मानवता के प्रति यह डेडिकेशन और स्पिरिट सिर्फ आप सभी ऑफिसर्स के अंदर ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास भी होनी चाहिए। और मैं कह सकता हूं वह है, और मुझे खुशी है कि मैं यहां पर वह स्पिरिट कल से जब से मैं आया हूं पूरी तरह से देख पा रहा हूं। राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूत करने का डेडिकेशन और लगातार तेजी से परिवर्तित हो रही दुनिया में खुद को अपडेटेड बनाए रखने की स्पिरिट ही हमें बाकियों से आगे ले जा सकती है। आपके पास वह अवसर है कि आप भारत के उस गौरव को पुनः हासिल करें जिसके लिए हजारों वर्ष तक को भारत को जाना गया। साथियों, यहां मुझे आर्मी वॉर कॉलेज और मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब, क्वांटम टेक्नोलॉजी लैब तथा 5GI लैब की विजिट करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। मैंने इन्फेंट्री स्कूल में भारतीय सेना के इतिहास को प्रदर्शित करने वाला एक अनूठा संग्रहालय और आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट भी विजिट की है। यह सभी इस्टेब्लिशमेंट्स मिलकर हमारे स्वर्णिमती और सशक्त, समृद्ध और उज्जवल भविष्य के संगम का निर्माण करते हैं। इन ऐतिहासिक स्थानों से जुड़ना आप सबके लिए भी एक बड़ी बात है। और साथियों, आप सभी एक ऐसी जनरेशन के यंग ऑफिसर्स और लीडर्स हैं जो पूरे ग्लोबल स्टेज पर एक अनप्रेसिडेंटेड हलचल देख रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही आप देखें तो कई डिकेड्स तक एक खास किस्म की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पूरी दुनिया में मौजूद रही है। जैसे तैसे वह दौर तो खत्म हो गया, लेकिन आजकल दुनिया एक नए तरीके से टेंशन से जूझ रही है। इसमें सीधे युद्ध की स्थिति भले ही उत्पन्न न हो रही हो, लेकिन वार लाइक सिचुएशन बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। इस युग का जो वार है वो खुद को पीछे रखकर और टेक्नोलॉजी के योद्धा को सामने करके लड़ा जा रहा है। और जब बात टेक्नोलॉजी की आती है तो हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल हर मोर्चे पर पलक झपकते ही नई टेक्नोलॉजीज हम सबके सामने आ जा रही है। कई बार टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी तेजी गति से होता है कि हमें एडॉप्ट करने का समय तक भी नहीं मिल पाता है। हम किसी टेक्नोलॉजी के लिए खुद को तैयार करते हैं, तब तक
उससे एडवांस कोई और नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। ऐसे चैलेंजिंग दौर में हम सब के लिए जरूरी है कि हम फ्यूचरिस्टिक और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी पर चाहे जैसे भी हो महारत हासिल करने की कोशिश करें। आप जानते हैं आज विश्व में कई स्थानों पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और इसके अलावा कई सारी नई नई जगहों पर कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाएं भी दिख रही हैं और भविष्य में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाओं को नकारा भी नहीं जा सकता है। चारों तरफ एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी बड़े डायनेमिक चेंजेज हो रहे हैं और इसके अलावा अब वारफेयर के तरीकों में भी एक रेडिकल चेंजेज देखने को मिल रहे हैं। एक समय था जब सेनाएं आमने सामने खड़ी होकर युद्ध करती थी, फिर धीरे धीरे तोपों का इस्तेमाल होने लगा, मिसाइल सिस्टम्स भी प्रयोग में लाए जाने लगे, लेकिन आज का समय पूरी तरह से अलग है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेनाएं आमने सामने खड़े होकर ही युद्ध करें। इंफॉर्मेशन वारफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वारफेयर, प्रॉक्सी वारफेयर, इकोनॉमिक ब्लैकमेलिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर, स्पेस वारफेयर और साइबर अटैक जैसे अनेक अनकन्वेंशनल मेथड्स अब हमारे सामने एक चैलेंज की तरह खड़े हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की अवेलेबिलिटी पर अलग अलग देश का जो डोमिनेंस है वह भी एक तरह से प्रॉब्लमेटिक है। रेयर अर्थ मटेरियल्स को लेकर होने वाली मोनोपोली भी एक बड़े चैलेंज का संकेत देती है। यानी हाइब्रिड वारफेयर और ग्रे जोन वारफेयर हमारे चैलेंजेज में और भी इजाफा कर रहा है। साथियों, मेरे कहने का अर्थ यह है कि इस चैलेंजिंग सिचुएशन में हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हमारी सेना उन सभी परिस्थितियों के लिए वेल ट्रेंड हो और साथ ही साथ वेल इक्विप्ड भी रहे। और मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि हमारे इन प्रयासों में महू की ट्रेनिंग सेंटर्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है जो कल से मैंने देखा है। 200 सालों से भी अधिक समय से यह स्थान अपने मिलिट्री वेलर के लिए जाना जाता रहा है और मुझे बताया गया कि यहाँ के आर्मी वार कॉलेज में हमारे ऑफिसर्स अपनी स्किल अपग्रेडेशन और ट्रेनिंग के लिए आते हैं। चाहे वह युवा कैप्टन हों, मेजर हों, कर्नल हों या फिर डिफेंस रिलेटेड पॉलिसीज बनाने वाले गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों, इन सब की ट्रेनिंग में आर्मी वार कॉलेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जो भूमिका आर्मी वार कॉलेज भारतीय सेना के अधिकारियों के मेंटल और स्किल डेवलपमेंट में निभाता है, उसे देखते हुए यदि हम आर्मी वार कॉलेज को ब्रेन ऑफ द आर्मी कहें तो यह कहना भी न तो गलत होगा और न तो यह कहना एग्जैगरेशन होगा। मुझे यह भी बताया गया है कि आर्मी वार कॉलेज में IW विंग भी है जहां इंफॉर्मेशन वारफेयर जैसे जुड़े टॉपिक्स पर ट्रेनिंग दी जाती है और इसके अलावा मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग में भी क्वांटम कंप्यूटिंग लैब और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब संचालित है, जो एडॉप्टिव वारफेयर के हमारे उद्देश्य में निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम है। हमें भविष्य में भी अपने ट्रेनिंग कैरिकुलम को इसी प्रकार बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार लगातार इम्प्रूव करते रहना होगा ताकि हम हर प्रकार की संभावनाओं के लिए बिल्कुल फाइटिंग फिट रहें। साथियों, आप जहां ट्रेनिंग ले रहे हैं यह स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है। आर्मी वार कॉलेज बड़ी ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है। सेना का शायद ही कोई ऐसा कोई बड़ा अधिकारी हो जो यहां से होकर न गुजरा हो। आर्मी चीफ हो या फिर कोई भी बड़े अधिकारी, वो सब यहां से होकर गुजरते हैं। इससे इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा स्वाभाविक रूप से लगाया जा सकता है। साथ ही यहाँ कई इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स भी
इसलिए आप सबको एक बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है कि आप न सिर्फ इस संस्थान से कुछ सीखें, बल्कि एक दूसरे से भी नॉलेज शेयरिंग करें, और करते ही होंगे। आपकी आज की एज ए स्टूडेंट ऑफिसर की यहाँ पर पार्टनरशिप कल की हमारी डिफेंस कोऑपरेशन में बदलेगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इसलिए बाकी देशों से आए ऑफिसर्स से भी आप लोग बराबर इंटरेस्ट के साथ घुले मिलें और नॉलेज शेयरिंग भी करें। इसके अलावा साथियों, मैं एक और बात आपकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। आप अवगत हैं कि हमारी सरकार लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है कि हम तीनों ही सेनाओं के बीच में इंटीग्रेशन और ज्वाइंटनेस को भी बढ़ाएं, क्योंकि आने वाला जो समय है उसमें हमारे सामने ऐसी चुनौतियां आने वाली हैं जिनका सामना हमारी सर्विसेज मिलकर ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगी। और मुझे देखकर बेहद खुशी होती है कि महू कैंटोनमेंट में सभी विंग्स के ऑफिसर्स को हाई लेवल की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। यानी यहाँ पहले से ही इंटीग्रेशन और ज्वाइंटनेस पर फोकस किया जा रहा है, और यहीं से ही इंटीग्रेशन और ज्वाइंटनेस का आधार आपके लिए तैयार किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि वर्तमान में ज्वाइंट ट्रेनिंग के रूप में शॉर्ट टर्म ज्वाइंट कैप्सूल भी अभी कर्नल, ग्रुप कैप्टन और कैप्टन स्तर तक के ऑफिसर्स के लिए यह सीमित है। पर मैं समझता हूं कि इस दिशा में विचार विमर्श करके इन्फेंट्री स्कूल में स्नाइपर एंड अदर वेपन ट्रेनिंग, MCTE में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और आर्मी वार कॉलेज में लीडरशिप, जूनियर और सीनियर कमांड जैसे क्षेत्रों में भी ट्रेनिंग के रूप में ट्राई सर्विसेज के बीच इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किया जा सकता है। और इसके अलावा समय समय पर ट्राई सर्विसेज सेमिनार्स का भी आयोजन करके आप इंटीग्रेशन को सशक्त करने के बारे में चर्चा कर सकते हैं, और आप लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। यह मेरा आप सबसे आग्रह है। साथियों, मैं अपने सामने यहाँ युवा जोश और अनुभव कल से जो मैं देख रहा हूँ, युवा जोश और अनुभव दोनों के मिश्रण को यहाँ देख पा रहा हूँ। आप में से कई अधिकारी अभी बेहद युवा भी हैं, तो कई अधिकारियों के पास एक लंबा अनुभव भी है। मैं यहाँ आपसे कहना चाहूँगा कि अधिकारी चाहे युवा हों या अनुभवी हों, उनके लिए समझना बहुत ही आवश्यक है कि जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं उसे देखते हुए हमें एक सच्चे लीडर की भांति हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। आप जितने तैयार रहेंगे, अपनी पलटन को भी उतना इंस्पायर कर सकेंगे। और यूएस के एक्स प्रेसिडेंट जॉन क्विंसी एडम्स की कई बात आप सभी के ऊपर पूरी तरह से लागू होती है। उन्होंने कहा था, इफ योर एक्शंस इंस्पायर अदर्स टू ड्रीम मोर, इफ योर एक्शंस इंस्पायर अदर्स टू ड्रीम मोर, लर्न मोर, डू मोर एंड बिकम मोर, यू आर ए लीडर। ऐसे में साथियों, हम सभी आगे की ओर सोचें, आगे की ओर देखें और उसी के अनुसार कार्य करें। यही हमारा संकल्प होना चाहिए। इसके अलावा मित्रों, एक और बात का आग्रह मैं आप सभी से करना चाहूंगा कि व्यक्ति चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, कुछ भी बन जाए, उसे सीखने का गुण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे यह मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। हमारे अंदर का एक छात्र, हमारे अंदर का एक लर्नर, यह हमेशा जिंदा रहना चाहिए। मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, फिजिक्स का रहा हूं, टीचर भी रहा हूं, लेकिन आज भी मैं बराबर कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश अपनी तरफ से करता रहता हूं। और यदि मैं विशेष रूप से सेना से जुड़े हुए नौजवानों की बात करूं तो आपके लिए यह और भी आवश्यक हो जाता है। आपको पूरे देश में हर फील्ड में बड़े आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इसका एहसास शायद आपको भी होता होगा। आप सभी को उस सम्मान को बरकरार रखना है, और उसे बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि आप निरंतर स्वयं को सीखने के लिए तैयार रखें। आप खुद को हर चीज से अपडेट रखें, और यदि आप सीखने के इच्छुक रहेंगे तो सिर्फ इस संस्थान में ही नहीं,
बल्कि इसके बाहर भी, जहां कहीं भी आप जाएंगे, आप अपने इसी टेम्परामेंट की वजह से अलग की पहचान बनाएंगे। साथियों, मेरी जिंदगी तो देश के लिए समर्पित है, इसलिए मैं अन्य लोगों से कुछ अलग हूं, यह भाव भी किसी भी सूरत में मन में नहीं पैदा होना चाहिए। बात थोड़ी कटु हो सकती है, मैं किसी के लिए कह रहा हूं, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं यहां जाता हूं कहता हूं कि मेरी जिंदगी तो देश के लिए समर्पित है, इसलिए मैं अन्य लोगों से कुछ अलग हूं, यह भाव किसी भी सूरत में मन के अंदर पैदा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि यह भाव पैदा होता है तो मैं मानता हूं कि यह ईगो है। आप ये कहेंगे आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जाकर मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों ऐसा होना चाहिए? मेरा यह मानना है, मैंने भी अपने राजनीतिक जीवन में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वाह किया है। स्टेट में भी कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, सब कुछ रह चुका। मैंने देखा है कभी कभी जिंदगी में कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से व्यक्ति के अंदर ईगो पैदा होता है। मेरा यह मानना होता है कि यदि किसी के अंदर अपने कामों के कारण या अपने एक्सेलेंस के कारण यदि कोई ईगो पैदा होता है, अहंकार पैदा होता है, तो उस व्यक्ति की वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। अपनी नजरों में उसकी वैल्यू कम हो अथवा न हो, दुनिया की नजरों में उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे यह अहंकार है, अहंकार के ऊपर लगा हुआ जीरो, ह के ऊपर लगा हुआ पॉइंट, किसी नंबर के पहले आप लगा दीजिए, 1 के पहले पॉइंट लगा दीजिए, 1 की वैल्यू 1 नहीं रह जाएगी, 1/10 होगी। व्यक्ति के कद को यह छोटा करता है। और आप देखिए, और व्यक्ति वह जो कि पूरी तरह से अहंकार शून्य हो जाए, यानी जीरो हो जाए, तो इंडिविजुअल यानी 1/0 कर दीजिए, तो यह 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, बहुत बड़े हो जाएंगे। और आवश्यक नहीं पद के अनुसार ही नहीं, आम आदमी भी जो ही अहंकार शून्य रहेगा, यह मानेगा जो भी मैं कर रहा हूं यह करना हमारा दायित्व है, यह देश के लिए हमारी यह जिम्मेदारी बनती है, इसलिए मैं कर रहा हूं। मैं किसी से कोई अलग नहीं हूं, मैं सभी के बीच का हूं, सब जैसे हैं वैसे मैं भी हूं। साथियों, 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। और हाल फिलहाल का जो समय चल रहा है, इसे मैं एक तरह से ट्रांजिशन पीरियड मानता हूं, और भारत लगातार विकास के पथ पर चल रहा है। आप लोगों में से कुछ लोगों का जरूर बाहर जाना हुआ होगा, दुनिया के दूसरे देशों में आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का स्टेचर पहले के कंपैरिजन में तेजी के साथ बढ़ा है। भारत से जाने वाले लोगों को दुनिया के दूसरे देशों में अब सम्मान के नजरिए से देखा जाता है, पहले वाली स्थिति नहीं है। भारत लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है, और सैन्य दृष्टिकोण से भी देखें तो हम लगातार आधुनिक हथियारों से भी अब धीरे धीरे, मैं नहीं कह रहा हूं बहुत तेजी से, धीरे धीरे इक्विप हो रहे हैं। हम न केवल हमारी सेनाओं को इक्विप कर रहे हैं, बल्कि देश में बने साजो सामान दूसरे देशों को भी भेज रहे हैं। यह भी एक कारण है कि मैं यूएस भी जाना हुआ है, रशिया भी जाना हुआ है, अन्य दूसरी कंट्रीज में जाना हुआ है। भारत में जो एक्सपोर्ट का सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ किया है, अब उसकी चर्चा भी वहां के डिफेंस मिनिस्टर्स और वहां के ऑफिशियल्स मिलते हैं तो हम सभी लोगों से करते हैं। आज यहां उपस्थित आप में से कुछ ऑफिसर्स कल को मिलिट्री अटैची के रूप में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए दुनिया के अलग अलग देशों में भी जाएंगे। और आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि मिलिट्री अटैची ग्लोबल लेवल पर हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सुरक्षित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेरा आपसे आग्रह यह रहेगा कि भविष्य में जब आप मिलिट्री अटैची के इस प्रतिष्ठित पद को संभालेंगे, तब आप सरकार के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आत्मसात करें, क्योंकि आत्मनिर्भरता के माध्यम से ही भारत अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करेगा तथा विश्व मंच पर और अधिक सम्मान और गरिमा प्राप्त करेगा। यहां पर भारत के सम्मान और गरिमा प्राप्त करने की बात आई है,
कल जब मैं जवानों को संबोधित कर रहा था उसमें भी कहा था कि विश्व का सबसे ताकतवर देश इस समय धनवान भी और ताकतवर देश अमेरिका माना जाता है। कल मैंने चर्चा की थी इसकी। अमेरिका के एम्बेसडर, राजदूत जो भारत में है, मिस्टर गारसेटी, उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था, इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर कम टू इंडिया, इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर कम टू इंडिया, इफ यू वांट टू फील द फ्यूचर कम टू इंडिया, इफ यू वांट टू वर्क ऑन फ्यूचर कम टू इंडिया। यानी दुनिया के सबसे ताकतवर देश में भी भारत के प्रति यह धारणा बनी है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भी तेजी से उभर रहा है और आज से लगभग एक दशक पहले हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट, जहां लगभग केवल 2000 करोड़ रुपए हुआ करता था, सरकार के प्रयासों से आज यह अप्रॉक्सीमेटली 23,000 करोड़ रुपए का एक रिकॉर्ड आंकड़ा पार कर रहा है। इतनी जल्दी पिछले 5, 6, 7 वर्षों के अंदर इस टारगेट को हमने अचीव किया है। और मैंने तो एक टारगेट दिया है कि 29-30 आते आते भारत को अपना एक टारगेट तय करना चाहिए कि हम 50,000 करोड़ रुपए तक का एक्सपोर्ट करने में कामयाब होंगे। इसे मिलिट्री अटैचीज के रूप में आप इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड डिफेंस प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने और देश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। साथियों, हम सब भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत और सैन्य ताकत बनाने के लिए कमिटेड हैं। पहले यह विश्वास मन के अंदर पैदा नहीं होता है कि हम दुनिया में भारत को सबसे बड़ी ताकत के रूप में कैसे स्थापित कर पाएंगे, कैसे एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत भारत बन पाएगा, कैसे बहुत बड़ी सैन्य शक्ति बन पाएगा। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि भारतवासियों के अंदर भी यह सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस लगातार ये बढ़ता जा रहा है। नहीं, भारत दुनिया का एक नंबर 1 हमारा यह राष्ट्र बन सकता है, ये एक विश्वास लोगों के अंदर पैदा हुआ है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तभी संभव है जब हम अपनी सुरक्षा पर पूरा ध्यान दे पाएंगे। इसी तरह हमारी सुरक्षा व्यवस्था भी तभी सुदृढ़ होगी जब हम आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। आप किसी भी बड़े और विकसित देश को देखिए, यदि वह सैन्य रूप से विकसित हुए तो उसका आधार उनकी आर्थिक समृद्धि थी, और वे आर्थिक रूप से समृद्ध हुए तो उसके पीछे उनकी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था भी थी। यानी आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आचार्य चाणक्य के बारे में आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। अर्थशास्त्र में वह लिखते हैं, बलेन रक्षा रक्षा अर्थ संपदा, यानी फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी कम्स द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रॉम द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट कम्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इसलिए यदि हमें आर्थिक समृद्धि और ज्यादा ताकतवर बनना है तो हमें सैन्य शक्ति के रूप में भी मजबूत होना ही होगा, और इसमें आप सभी मिलकर सबसे अहम भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। भारत का कद, जैसा मैंने बताया, लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम लोगों को भी इसी बात को ध्यान में रखकर एक लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ना होगा। साथियों, मैं समझता हूं कि आप वह सौभाग्यशाली पीढ़ी है जिनके ऊपर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जिम्मा मिला हुआ है। पहले यह कॉन्फिडेंस भारतवासियों के अंदर कभी भी पैदा नहीं होता था, लेकिन अब भारतवासियों के अंदर यह कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। और मैं समझता हूं यह भाव यदि आपके मन में पैदा हुआ है तो कोई साधारण बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश ने अपना स्टेटस को चेंज करने का प्रयास किया है, जब भी दुनिया किसी देश ने, उसकी हिस्ट्री उठाकर देखिए, स्टेटस को चेंज करने का प्रयास किया है, तब तब उसे कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। लेकिन उन चैलेंजेस का सामना करने के बाद कई लोगों के खून पसीने से, कई पीढ़ियों की मेहनत से कोई राष्ट्र महान बन पाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबकी विल पावर, कमिटमेंट, डेडिकेशन और आपकी स्पिरिट के दम पर भारत
बेहद मजबूती के साथ आगे बढ़कर रहेगा। दुनिया की हमें कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और 2047 तक हम न सिर्फ एक विकसित राष्ट्र बनेंगे, बल्कि हमारी सेना भी दुनिया की सबसे अत्याधुनिक और मजबूत सेना बनेगी। साथियों, आप सभी के परिवारों के प्रति अपना मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही आपके परिवारों के सदस्यों के प्रति भी इस देश का रक्षा मंत्री होने के नाते हृदय से सम्मान की अभिव्यक्ति भी करता हूं, क्योंकि उनके त्याग की वजह से ही आप इस जगह पर मौजूद हैं। आज यहां आपके बीच आना और आप सभी से यह संवाद करना मेरे लिए एक विशेष अनुभव रहा है। अब यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि अब उधर से भी बात नहीं हो सकती, लेकिन मैं तो सच्चाई है कि मैं तो बराबर इंटरेक्शन करता हूँ, मैं कुछ सुनना भी चाहता हूँ, लेकिन क्या सिस्टम है यहाँ का मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा देश भारत एवं भारत की सेनाएं दिन दूनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करें और हम 9 वर्ष की दहलीज पर खड़े हैं। कल के बाद नया वर्ष आने वाला है। मैं आपको और आपके सभी परिवार के सदस्यों को अपनी इस तरफ से 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि 2025 आप सभी के लिए आनंद और समृद्धि से भरा हुआ हो। और अंत में इस आशा के साथ और विश्वास के साथ हम सब इसी प्रकार मिलजुल कर भारत माता की सेवा करते रहें। एक बार फिर से आपको और आपके परिवार के सदस्यों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त कर